फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के 40 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो फाइनल बोर्ड परीक्षा में हिंदी व्याकरण से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन है तालु, बी ऑप्शन है ओंठ, सी ऑप्शन है कंठ, डी ऑप्शन है मुर्दा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प का उच्चारण स्थान क्या है। तो प का उच्चारण स्थान ओंठ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जब हम लोग प बोलते हैं तो ये कहां से निकलता है, तो ये ओंठ से निकलता है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है कर्म, बी ऑप्शन है करना, सी ऑप्शन है क्रिया, डी ऑप्शन है सभी गलत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी काम का करना या होना प्रकट हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम क्रिया कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। ए ऑप्शन है लेख, बी ऑप्शन है लेखिका, सी ऑप्शन है लेखनी, डी ऑप्शन है लिखावट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लेखक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग लेखिका होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि साफ साफ कहने वाला। ए ऑप्शन है अकथनीय, बी ऑप्शन है कटुभाषी, सी ऑप्शन है मृदुभाषी, डी ऑप्शन है स्पष्टवादी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि साफ साफ कहने वाले को क्या कहते हैं। तो साफ साफ कहने वाले को स्पष्टवादी कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो सूरदास शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो सूरदास क्या है, नाम है, और नाम किस में आता है, तो नाम व्यक्तिवाचक में आता है, इसे आपको याद रखना है। तो सूरदास में कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि कोशिश का पर्यायवाची बताएं। ए ऑप्शन है प्रकट, बी ऑप्शन है प्रयास, सी ऑप्शन है प्रत्यक्ष, डी ऑप्शन है समय। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिश का पर्यायवाची यहाँ पे आपको बताना है, यानी आपको बताना है कि कोशिश का दूसरा नाम क्या होगा। पर्यायवाची यानी होता है उसका दूसरा नाम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कोशिश का दूसरा नाम क्या होता है, तो प्रयास होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि पशुता का विलोम क्या होगा। ए ऑप्शन है पशु, बी ऑप्शन है मनुष्यता, सी ऑप्शन है जानवर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पशुता का विलोम क्या होगा। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। यहाँ पे आपको बताना है कि पशुता का उल्टा क्या होगा, तो मनुष्यता होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिकूल का उल्टा क्या होगा। ए ऑप्शन है अनुकूल, बी ऑप्शन है अनमोल, सी ऑप्शन है प्रतिकूल, डी ऑप्शन है अनुमोल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिकूल का विलोम क्या होगा। तो प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है दिन रात परिश्रम करना, बी ऑप्शन है हानि होना, सी ऑप्शन है दिन रात सोना, डी ऑप्शन है खूब उन्नति करना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि दिन दूना रात चौगुना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो खूब उन्नति करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। 10
10 नंबर प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पहला भेद होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, और जो दूसरा होता है वो जातिवाचक संज्ञा होता है, और जो तीसरा होता है वो समूहवाचक संज्ञा होता है, और जो चौथा होता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, और जो पांचवा भेद होता है वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि क का उच्चारण स्थान कौन सा है। ए ऑप्शन है दंत, बी ऑप्शन है ओंठ, सी ऑप्शन है तालु, डी ऑप्शन है कंठ। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो क का उच्चारण स्थान कंठ है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि हिमालय शब्द में कौन सा संज्ञा है। ए ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि हिमालय शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो हिमालय क्या है, ये एक पर्वत का नाम है, और नाम किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है निम्न में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। इसमें से आपको सही शब्द का चुनाव करना है। इसमें आपको जो क्षेत्र होता है उसका सही शब्द आपको चुनना है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन में जो क्षेत्र लिखा है ये बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है दल बदलना, बी ऑप्शन है घर बदलना, सी ऑप्शन है विदेश जाना, डी ऑप्शन है टोपी रंगवाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ होता है दल बदलना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है संज्ञा, बी ऑप्शन है सर्वनाम, सी ऑप्शन है अवयव, डी ऑप्शन है विशेषण। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे सर्वनाम कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो पहला भेद होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, जो दूसरा होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और जो तीसरा होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और जो चौथा होता है वो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और जो पांचवा होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और जो छठा होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। इसमें से आपको बताना है कि कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो जिससे समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है सभा, बी ऑप्शन है सेना, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है। तो जो सभा होता है उसमें समूह में लोग होते हैं, और जो सेना होता है वो भी क्या होता है, समूह में ही रहते हैं। तो यहाँ पे सभा और सेना दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है बहाने बनाना, बी ऑप्शन है इज्जत करना, सी ऑप्शन है खुश होना, डी ऑप्शन है दर दर भटकना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो खाक छानना मुहावरे का सही अर्थ होता है दर दर भटकना। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन
बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण है? इसमें से आपको बताना है कि कौन गुणवाचक विशेषण है। ए ऑप्शन है 3 किलो, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है अधिक, डी ऑप्शन है अच्छा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे अच्छा क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि जो सो किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो और सो शब्द है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है। ए ऑप्शन है अनिश्चयवाचक, बी ऑप्शन है निश्चयवाचक, सी ऑप्शन है संबंधवाचक, डी ऑप्शन है प्रश्नवाचक। तो जो सो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापे में कौन सी संज्ञा है? ए ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बुढ़ापा शब्द होता है इसमें कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा किसको दर्शाता है? तो ये भाव को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए भाववाचक ये संज्ञा हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि परिमाणवाचक विशेषण निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण कौन सा है। ए ऑप्शन है सुंदर, बी ऑप्शन है थोड़ा, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है पुराना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिमाणवाचक विशेषण निम्न में से कौन सा है। तो जो थोड़ा है ये परिमाणवाचक विशेषण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि कारक के कितने भेद होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 7। तो कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है कर्ता, और कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? तो ने होता है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है। तो ने होता है, इसे आपको याद रखना है। और दूसरा होता है कर्म, और कर्म का यहाँ पे चिन्ह क्या होता है? तो को होता है, और करण का से होता है। और संप्रदान को यहाँ पे देखिए संप्रदान का क्या होता है? को के लिए होता है। और 5 नंबर होता है आपादान, और इसका जो चिन्ह होता है वो से होता है। और यहाँ पे देखिए संबंध होता है, संबंध को किससे दर्शाते हैं? तो को के की से। और 7वां होता है यहाँ पे अधिकरण, और 8वां होता है संबोधन। तो इसे आपको याद रखना है, और इसका जो ये कारक चिन्ह है इसे भी आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि काल के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो काल के 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, और तीसरा होता है भविष्य काल। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि संधि के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 7। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ए ऑप्शन है हाथ धोना, बी ऑप्शन है सफाई करना, सी ऑप्शन है चोरी करना, डी ऑप्शन है गंदगी फैलाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ साफ करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो चोरी करना है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि जहां दोनों पद प्रधान हो वह समास होगा। ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है कर्म धारण, सी ऑप्शन है तत्पुरुष, डी ऑप्शन है द्वंद्व। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जहां दोनों पद प्रधान हो वह समास होगा।
तो वह द्वंद्व समास होगा। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है प्राण को संकट में डालना, बी ऑप्शन है निडर होना, सी ऑप्शन है बलवान होना, डी ऑप्शन है किसी की ना मानना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जान पर खेलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो प्राण को संकट में डालना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि मैं हम शब्द में कौन सा पुरुष है। ए ऑप्शन है उत्तम पुरुष, बी ऑप्शन है मध्यम पुरुष, सी ऑप्शन है अन्य पुरुष, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैं हम शब्द में कौन सा पुरुष है। तो उत्तम पुरुष है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है ने, बी ऑप्शन है से, सी ऑप्शन है को, डी ऑप्शन है रे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कर्ता का कारक चिन्ह क्या है। तो कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि स्थिर शब्द में कौन सा संज्ञा है। ए ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा, बी ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा, सी ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, डी ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्थिर शब्द में कौन सा संज्ञा है। तो स्थिर किसको प्रदर्शित करता है, तो ये भाव को प्रदर्शित करता है। तो ये कौन सा संज्ञा होगा, तो ये भाववाचक संज्ञा होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि संधि का भेद इनमें से कौन सा है। ए ऑप्शन है स्वर संधि, बी ऑप्शन है व्यंजन संधि, सी ऑप्शन है विसर्ग संधि, डी ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संधि का भेद इनमें से कौन सा होगा। तो स्वर संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, विसर्ग संधि भी होगा। ये तीनों क्या है, संधि के भेद हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 8। तो यहाँ पे आपको बताना है कि समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं। तो समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि दाल भात में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि दाल भात में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है द्वंद्व समास, बी ऑप्शन है बहुव्रीहि समास, सी ऑप्शन है कर्मधारय समास, डी ऑप्शन है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाल भात में कौन सा समास है। तो दाल भात में द्वंद्व समास है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि 5 घोड़े हैं, इस वाक्य में 5 में कौन सा विशेषण है। ए ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, बी ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, सी ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, डी ऑप्शन है सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 5 घोड़े हैं, तो इस वाक्य में 5 में कौन सा विशेषण है। तो ये संख्यावाचक विशेषण है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है द्विगु, बी ऑप्शन है बहुव्रीहि, सी ऑप्शन है कर्मधारय, डी ऑप्शन है तत्पुरुष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं। तो उसे द्विगु कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है दिवाली मनाना, बी ऑप्शन है विकास होना, सी ऑप्शन है खुशियां मनाना, डी ऑप्शन है छठ मनाना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो खुशियां मनाना होगा, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए ऑप्शन है अधि, बी ऑप्शन है आवी, सी ऑप्शन है और, डी ऑप्शन है अभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये अभिमान शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग है।
जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे लगा होता है, इसे आपको याद रखना है। तो अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अभी उपसर्ग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि पिटाई में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ पे आपको बताना है कि पिटाई में कौन सा प्रत्यय है, और जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। ए ऑप्शन है आओ, बी ऑप्शन है आई, सी ऑप्शन है आप, डी ऑप्शन है आका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पिटाई में कौन सा प्रत्यय है। तो जब इसका उच्चारण कीजिएगा तो पढ़िएगा तो लास्ट में आएगा आई। यहाँ पे देखिए पिटाई, लास्ट में क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो यहाँ पे इस पिटाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई प्रत्यय है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको काफी महत्वपूर्ण 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे, यह हमारा गारंटी है। एक भी प्रश्न आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा में नहीं छूटेगा अगर इस 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। ए ऑप्शन है यह, बी ऑप्शन है वह, सी ऑप्शन है कोई, डी ऑप्शन है आप। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।